बीजेपी और जेडीयू मैराथन बैठक इस वक्त करती हुई बोधगया में जेडीयू की तरफ से प्रवक्ताओं के लिए अहम कार्यशाला लगाई गई है, जबकि पटना में बीजेपी कार्यालय में बिहार के मतदाताओं को जागरूक करने के लिए बैठक की जा रही है। और चुनाव के लिए एनडीए की तैयारी किस स्तर पर इस वक्त चलती हुई दो तस्वीरों के जरिए आप इसे समझ सकते हैं। जेडीयू की एक तरफ बैठक की तस्वीर, जहां पर जेडीयू चुनावी मोड में इस वक्त साफ नजर आता हुआ, वहीं प्रवक्ताओं को बुलाकर गहनता से मंथन किया जा रहा है। पटना की तस्वीर दूसरी तरफ, जहां बीजेपी की तरफ से प्रवासी वोटरों को लुभाना कैसे है, इसे लेकर रणनीति बनाई जाती हुई। तो बिहार से बाहर रहने वाले करीब 3 करोड़ प्रवासी बिहारियों को विधानसभा चुनाव में बिहार बुलाने और मतदान करने के लिए बीजेपी की तरफ से एक बड़ी रणनीति पर काम इस वक्त किया जा रहा है। आज बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग और दुष्यंत गौतम की अध्यक्षता में बीजेपी बैठक करती हुई और इस बैठक में देश भर के 150 जिलों में प्रभारी को भेजकर उन्हें बिहार आने के लिए प्रेरित करने की रणनीति पर बैठक की जाती हुई। तो देश भर में जो बिहारी हैं, उन बिहारियों को विधानसभा चुनाव के दौरान बिहार लाया जा सके, उनसे वोट करवाया जा सके, इस दृष्टिकोण से ये बैठक बेहद मानी जा रही है। एक भारत श्रेष्ठ भारत को लेकर भी चर्चा, जिसमें बिहार के 150 नेताओं को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। लगभग 2 करोड़ बिहारी प्रवासी अन्य राज्यों में काम करने के लिए रहते हैं, अपने परिवार को गुजर बसर करते हैं। उनके बीच में एक सुखद संदेश है कि देश के मोदी जी के नेतृत्व में, राज्य के नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो 2005 के पहले बिहार था और अब के बिहार बदला हुआ है। अब अपने घर के तरफ, अपने बिहार के तरफ लोग रुख कर रहा है। तो ये स्वागत योग्य कदम है। बिहार के लगभग 2 करोड़ लोग प्रवासी के रूप में अन्य राज्यों में काम कर रहे हैं। उनको एक अच्छा अनुभव हुआ है कि अब राज बदला है। बिहार के जो हमारे प्रवासी हैं जो बाहर गए हैं, उनमें काफ़ी उत्सुकता है। लोग कह रहे हैं कि भैया बिल्कुल हम लोग आएंगे और वोट देंगे और एनडीए को मजबूत करेंगे और बिहार में रिकॉर्ड मतों से एनडीए की सरकार को बनाएंगे, जिसमें पिछला कई वर्षों का, कई दशकों का रिकॉर्ड है। बीजेपी इस चुनाव में अपने 225 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए कई रणनीतियों पर काम कर रही है और अब बिहार से बाहर रहने वाले जो तमाम प्रवासी बिहारी हैं, उसे विधानसभा चुनाव में यहाँ बुलाने और उस पर मतदान कराने के लेकर के तैयारियां चल रही हैं। और आज बीजेपी की बड़ी बैठक है, जिसमें जितने भी तमाम जो प्रभारी हैं वो यहाँ पर आए हैं। जो 28 राज्यों के प्रभारी अलग अलग बनाए गए हैं, वो यहाँ पे आज पहुँचे हैं और जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं उनकी बैठक में। नीरज जी, आप तो कहाँ के प्रभारी हैं और क्या जिम्मेदारियाँ मिली हैं? दार्जिलिंग के प्रभारी हैं। वहाँ जो बिहारी प्रवासी हैं, जितने बिहार के लोग वहाँ पर हैं, उनसे जाकर वहाँ संपर्क करना है और वो बिहार आएँ। त्योहारों में, छठ पर्व में, चुनाव में, हर समय पर बिहार में वो आएँ, बिहार से उनका नाता जुड़ा रहे। इसका हम लोग प्रयास करेंगे वहाँ जाकर। और इस तरह से पूरे देश में 150 जिलों को चिन्हित किया गया है और बिहार से 150 चुन करके कार्यकर्ताओं को वहाँ का प्रभारी बना करके 150 जिलों में भेजा जा रहा है। कोशिश इस बात की है कि इस पर्व के जरिए तमाम बिहारियों को इस साल बुलाया जाए और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और एनडीए को जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। और इसे लेकर के बीजेपी बड़ी रणनीति पर काम कर रही है। पटना से रविश नारायण की रिपोर्ट। वहीं बोधगया में जेडीयू के प्रवक्ताओं की महत्वपूर्ण बैठक 2 दिनों तक चलेगी और इस बैठक में आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी और एनडीए की बातों को जनता तक कैसे सही तरीके से पहुंचाया जाए, इसे लेकर पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने महत्वपूर्ण टिप्स भी दिए हैं। ताली रुकनी नहीं चाहिए। यहाँ पर हम लोगों का 2 दिन का कार्यशाला है, जो हमारे पूरे प्रदेश के जो पार्टी के जो हमारे प्रवक्ता हैं हर एक जिला के और मीडिया का काम देखते हैं, वो सारे लोग यहाँ आए हुए हैं। और उनके लिए सबसे बड़ी बात है जो 20 साल में मुख्यमंत्री जी का काम रहा है, नीतीश कुमार जी का, उनके काम को जाकर के लोगों के बीच में रखना। और इतना काम है जो शायद वो डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, बात रखेंगे तो साल भर भी करेंगे तब भी कम पड़ जाएगा। तो उस बात को रखना और एक और सेकंड
जो बिहार में और केंद्र में डबल इंजन की सरकार है, उसका जो फायदा बिहार को मिल रहा है, ये दो बजट आपने देखा है 2024 और 2025 का, और आगे आने वाले टाइम में भी जो बिहार को मदद मिलेगा, और जो हम लोगों को लगता है कि नीतीश कुमार जी ने जो काम किया वो एक काम बेस तो बन गया, अगला जो है वो है इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्री, जॉब अपॉर्चुनिटी, रोजगार मिलना। वो अगले 5 साल में बिहार में आपको बहुत बड़े स्केल पे दिखाई पड़ेगा, और उसमें बहुत बड़ा रोल केंद्र का भी है, क्योंकि उनका जो सपोर्ट मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है। इन बातों को जाकर के रखना, और आगे चुनाव की जो तैयारी है, जो बात है, उसमें खास करके अपने हम लोग पॉजिटिव नोट पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि अपने जीवन में तो कुछ किए नहीं जो लोग क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं। जब मौका मिला खुद नहीं किए, और नीतीश जी कुछ कर दिए, जातीय गणना कर दिए, तो उसमें घुसने का कोशिश। अरे भाई, आप तो केंद्र में थे तो क्यों नहीं किए? 10 साल यूपीए की सरकार थी, बिहार में थे तो आप तो अति पिछड़ा और महादलित को पंचायत में रिजर्वेशन तक नहीं दिए थे। इस पर पूछिएगा तो कोई जवाब देंगे? पूछिए। वहीं बड़ी खबर इस वक्त आ रही है पटना से, जहां नीतीश कुमार आज बैठक करने वाले हैं, और ये बैठक अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण बताई जा रही है। बिहार बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ ये बैठक होगी, सीएम आवास पर यह बैठक होने वाली है। बैठक में बिहार बीजेपी के 6 से 7 नेता शामिल हो सकते हैं। जो जानकारी इस वक्त सामने आती हुई, विधानसभा चुनाव पर चर्चा की जाएगी इस बैठक में। तो नीतीश कुमार ये बैठक करने वाले हैं, इसकी अध्यक्षता उनकी तरफ से होगी। शाम में यह बैठक होने वाली है बिहार बीजेपी के नेताओं के साथ, ये बड़ी बैठक। एनडीए पूरी एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेगा, ये इस बात की चर्चा बार बार की जा रही है, और ऐसे में देखना होगा कि आज बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के साथ नीतीश कुमार की इस बैठक में किन विषयों पर चर्चा होती है। इलेक्शन में 4 में 3 सीट हमारा नहीं था, चारों सीट जीते। लोकसभा का रिजल्ट आपके सामने है, और जो अभी काम चल रहा है, मुख्यमंत्री जी की प्रगति यात्रा हुई है, केंद्र से सहयोग मिल रहा है, बिहार के लोग पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहते। आखिरी सवाल है, एनडीए में फिलहाल अभी 5 दल है, क्या आने वाले समय में इस दलों की संख्या बढ़ भी सकती है क्या एनडीए की? नहीं, ऐसा नहीं है। जो हम लोग सब साथ हैं, बिल्कुल इकट्ठा होकर के 5 दल चुनाव लड़ेंगे। एनडीए की एक बाद एक बैठक को लेकर हमलावर विपक्ष पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने जोरदार हमला किया है। उन्होंने कहा कि एनडीए के चट्टानी एकता को देखकर महागठबंधन इस वक्त डिप्रेशन में आ गया है। विपक्ष उस मेंढक की तरह है जो तराजू पर कभी तौले नहीं जाते। गठबंधन के अटूट ताकत, चट्टानी एकता देख करके अब जो है डिप्रेशन में जा रहा है सर महागठबंधन। और आप देख रहे हैं कि जब महागठबंधन बैठक करता है तो अपना चेहरा भी तय नहीं कर पाता है, और ये लोग तो वही तराजू पर बेंग के तरह है, एक बेंग चढ़ेगा एक भागेगा। इसीलिए ये लोग घिसा पीटा रिकॉर्ड चलाते रहता है, और इससे ज्यादा इनको जो है कुछ भी नहीं। खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे, बस इतना ही। पटना में एक बार फिर से टीआरई-3 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। पटना में सीएम आवास के बाहर ये प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां सीएम आवास का घेराव करने के लिए ये अभ्यर्थी पहुंचे हुए थे। सुरक्षा बलों ने इन्हें आदेश दिया कि इस स्थान को आप खाली कर दें। नहीं मानने पर पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया जाता है, जिसमें कई अभ्यर्थी बेहोश हो गए। शिक्षक अभ्यर्थियों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। उनका कहना है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग करने पर उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। 3 तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात किस कदर यहाँ सीएम आवास के बाहर नजर आए। अभ्यर्थी जो है वो अपने रिजल्ट, सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर लगातार आंदोलनरत, और सड़कों पर जैसे ही आज उतरे उसके बाद इन्हें इस स्थान को खाली करने को कहा गया। नहीं मानने पर पुलिस की तरफ से देखिए कैसे लाठियां भाजी गई। इधर पटना में गया से आए बौद्ध भिक्षुओं ने भी जोरदार धरना प्रदर्शन किया है। सीएम आवास का घेराव करने के लिए पहुंचे बौद्ध भिक्षुओं को जब रोका गया तो वो सड़क पर बैठकर ही विरोध प्रदर्शन करने लगे। इन बौद्ध भिक्षुओं की मांग है कि बोध गया के महाबोधि मंदिर को मुक्त किया जाए और बीटी एक्ट को भी खत्म किया जाए। तो पटना की सड़कों पर आज जबरदस्त बवाल देखने को मिला। पहले तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया।
पहली तस्वीर TRE3 के अभ्यर्थियों के प्रदर्शन से जुड़ी हुई, जिसमें आप देख सकते हैं कैसे अभ्यर्थियों को पुलिस लाठियों के जोर से भगाने दौड़ाने का प्रयास कर रही है। दूसरी तरफ सीएम आवास का घेराव करने के लिए पहुंचे बौद्ध भिक्षु को रोका जाता है, जिसके बाद ये सड़क पर बैठकर ही विरोध जाहिर करते नजर आए। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद बिहार पुलिस मुख्यालय ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। डीजी लॉ एंड ऑर्डर पंकज दराद पत्र जारी कर ISI की गतिविधियों को देखते हुए नेपाल से लगने वाली सीमा पर विशेष निगरानी और बॉर्डर पर चेकिंग बढ़ाने के निर्देश देते नजर आए। साथ ही यह भी कहा गया है कि आतंकी संगठन देश की आंतरिक सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने के लिए राजनीतिक और धार्मिक शख्स को निशाना बना सकते हैं। सोशल मीडिया पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर विशेष निगरानी रखने के साथ धार्मिक स्थल, औद्योगिक संस्थान या इकाई कह लीजिए, रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने का निर्देश भी इसमें शामिल है। विधानसभा, विधान परिषद, सचिवालय, पटना हाईकोर्ट, मां बोधि मंदिर, गया एयरपोर्ट और दरभंगा एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। संवाददाता अमित कुमार की यह रिपोर्ट देखिए। 20 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जो है बिहार पुलिस मुख्यालय ने अलर्ट जारी किया है और इसको लेते हुए जो अलर्ट है सभी जिले के जो पुलिस कप्तान हैं उसको अलर्ट की कॉपी भेजी गई है और अलर्ट की कॉपी में साफ शब्दों में जो जिक्र किया गया है उसके मुताबिक जो बातें लिखी गई है। पहले मैं ये बताता चलूँ कि यह अलर्ट जो है वो ADG लॉ एंड ऑर्डर पंकज दराज की तरफ से जारी किया गया है और इस पत्र में जो लिखा गया है कि मीडिया पर हमले से जुड़े वीडियो तथा चित्रों के निरंतर भिन्न भिन्न टिप्पणियों के साथ प्रस्तुत करने के कारण सामाजिक तथा सांप्रदायिक वातावरण अवैसित हो रहा है। राष्ट्र में आतंकवादी गतिविधियों के विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाइयों तथा बनाई जा रही योजनाओं को लेकर भी प्रतिक्रिया स्वरूप आतंकी संगठनों के द्वारा हिंसक तथा विध्वंसक कार्रवाई किए जाने की संभावना है और इसको देखते हुए खासतौर पर जो नेपाल से लगे बॉर्डर हैं वहाँ पे एहतियात बरतने को कहा गया है। वैसे तो सभी जिले के पुलिस कप्तान को अलर्ट किया गया है और बताते ये चले कि इस पत्र में लिखा है कि आतंकवादी संगठनों के द्वारा आतंक फैलाने तथा आंतरिक सुरक्षा को प्रभावित करने के उद्देश्य से राजनीतिक, धार्मिक व्यक्तित्वों, सुरक्षा बलों के पदाधिकारी कर्मियों, सुरक्षा औद्योगिक स्थानों, महत्वपूर्ण संवेदनशील संस्थानों, रेलवे के आधारभूत संरचनाएं, भीड़ भाड़ वाले जो स्थल हैं उसके साथ साथ धार्मिक आयोजन, धार्मिक स्थल, विशिष्ट व्यक्तियों की लक्षित कर हिंसक कार्रवाई की जा सकती है। यह ऐसा संभावना जो है वो जताया गया है। इनपुट्स जो है वो पुलिस मुख्यालय को मिला है और इसी इनपुट के आधार पर ये जो अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि सुरक्षा के लिहाज से जितने भी मापदंड हैं सभी मापदंडों का पूरा ख्याल रखने को कहा गया है और ये जो है अलर्ट जो है ये तमाम चौकसी जो है वो पहलगाम में जो घटना हुई थी, आतंकी घटना हुई थी, उसके बाद इस घटना को देखते हुए ये अलर्ट जारी किया गया है और जो इनपुट्स मिले हैं पुलिस मुख्यालय को उसके मुताबिक पाकिस्तान के जो आतंकी संगठन से जुड़े लोग हैं वो नेपाल के रास्ते जो है वो बिहार में दाखिल हो सकते हैं और भारत में हिंसक जो घटनाएं हैं उसको एक बार फिर से अंजाम दे सकते हैं और इसी इनपुट के आधार पर ये जो है अलर्ट जारी किया गया है। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और बड़ी खबर वैशाली से आ रही है, जहां कोलकाता से मजदूर का शव गांव पहुंचा तो लोगों के बीच आक्रोश साफ तौर पर नजर आया। लोगों ने आरोपी ठेकेदार के घर पर हमला कर दिया और उसको जमकर पीटा है। मौके पर मौजूद पुलिस भी लोगों के इस आक्रोश का सामना करती नजर आई। पुलिस के ऊपर भी पथराव किया गया, गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। हालात को काबू करने के लिए ये पूरा इलाका है, जो गांव है, उसे छावनी में तब्दील कर दिया गया है। लालगंज के कमालपुर गांव के गोपाल पंडित के बेटे धर्मेंद्र को लेकर गांव का कपिल मियां कोलकाता पहुंचा था और कोलकाता में धर्मेंद्र की मौत हो गई। शव घर पहुंचते ही लोगों का गुस्सा भड़क गया। धर्मेंद्र की 1 साल पहले ही शादी हुई थी। परिवार वाले ठेकेदार कपिल मियां पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं और पूरे मामले की जांच की मांग की जा रही है। को लग रहा है कि मेरे बच्चे को दोनों बाप बेटा मिल करके मार दिए हैं। कोई आपको भतीजा का तबीयत भी पहले से कोई खराब उराब था क्या? कुछ नहीं था, मेरे बच्चे का तबीयत खराब कुछ नहीं था। तो आज यहाँ शव आया है, पुलिस भी आई है क्या? पुलिस तो आई है, ये लोग बुलाए हैं अपना। क्या चाहते हैं आप? हम इंसाफ चाहते हैं। क्या शंका है आपको? शंका क्या, हम लोग मर्डर किए मेरे बच्चा को, शंका क्या है?
शंका का इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है। दरभंगा पुलिस ने नीट यूजी की परीक्षा में मूल अभ्यर्थी की जगह परीक्षा देने के आरोप में रामबाबू मलिक को गिरफ्तार किया है। रामबाबू डीएमसीएच में नौकरी कर चुका है। उसके परिवार वाले हालांकि उसे निर्दोष बता रहे हैं और पुलिस पर फंसाने का आरोप लगाया जा रहा है। रामबाबू पर डीएमसीएच में पैरामेडिकल और एमबीबीएस के छात्रों से काउंसलिंग के दौरान पैसे लेने का आरोप सच साबित हो चुका है, जिसके बाद 2023 में उसे नौकरी से हटा दिया गया था। उसके बाद जमीन कारोबार और नीट यूजी की परीक्षा में फर्जीवाड़े से ये जुड़ गया। आपका आरोप है कि फंसा दिया गया है? फंसा दिया या क्या किया गया है? फंसा दिया गया है। लेकिन सरकार या पुलिस जो गिरफ्तार किया है वो ये मान रहा है कि वो आपका नाम क्या है? भाई का नाम क्या हुआ? राम बाबू एग्जाम दे रहा था, उसी समय में गिरफ्तार हुआ। नहीं, एग्जाम देने के लिए नहीं गया। तो क्या पुलिस गलत कर रही है? रोड पर से उसको उठा लिया है। रोड बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से, जहां पर बाल तस्करी का बड़ा खुलासा हुआ है। 18 बच्चों को मुक्त कराया गया है। गिरफ्तार किए गए 5 बाल तस्कर, जिन बच्चों को कर्नाटक से ले जा रहे थे। ये तस्कर बताया जाता है कि ट्रेन से कर्नाटक ले जाने की तैयारी इन तस्करों की थी। फैक्ट्री और होटल में काम कराया जाना था। इसी दौरान पुलिस को जानकारी मिली, जिसके बाद 18 बच्चों को मुक्त कराया गया है। तो 18 बच्चों में 5 बाल तस्कर शामिल बताए जाते हैं। बच्चों को कर्नाटक ले जाने की तैयारी थी। अगली खबर कटिहार से, जहां मोस्ट वांटेड काले लाल यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। काले लाल 25,000 का इनामी है और टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट में उसका नाम शामिल है। उसके खिलाफ रंगदारी, हत्या, अवैध हथियार और किडनैपिंग जैसे संगीन मामले दर्ज हैं। आरोपी के पास एक देसी कट्टा, पिस्टल और 3 कारतूस बरामद किए गए। एक्चुअली जो कारेलाल है, इसके साथ लगभग इन टोटल 6 लोग थे जो इस घटना में इन्वॉल्व थे। इसके साथ 2 लोग और थे जिन्होंने शव को साइड रखने के लिए इसमें हेल्प किया था। तो उस क्रम में हम लोग गिरफ्तारियां कर रहे हैं। अभी पहली गिरफ्तारी इस मास्टरमाइंड की है, बाकी लोग हम लोगों की नज़र में हैं, बहुत जल्दी गिरफ्तार करेंगे। और इनके कुछ गिरोह के मेंबर्स विपिन यादव गिरोह के मेंबर के साथ भी बातचीत में हैं। तो उसके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन पूछताछ के क्रम में मिली है। तो जिस इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिली है उससे हमको उम्मीद है कि बहुत जल्दी इसके लगभग बाकी जितने भी गिरोह के मेंबर बाहर है सभी गिरफ्तार हो जाएंगे। और अब बात महाजाम की। छपरा और डोरीगंज के बीच लगभग 10 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ और इस जाम की वजह से पटना आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। जाम की वजह से सड़कों पर हजारों गाड़ियां फंसी हुई हैं। जाम छुड़ाने में पुलिस और प्रशासन नाकाम साबित नजर आता है। तस्वीरें देखिए किस तरीके से यहाँ हजारों गाड़ियां इस जाम में फंसी हुई हैं। बड़ी छोटी तमाम गाड़ियां इस जाम में हैं और लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। तो रेंगती हुई गाड़ियां आपको नजर आ रही होंगी। कितना किलोमीटर लगा? कम से कम 3-4 किलोमीटर लगा हुआ है। 4 किलोमीटर जाम है ना। निकले हो पटना जाने के लिए, तो क्या परेशानी हो रही है? जाम में फंसे हुए हैं 1 घंटे से। कितना दूर जाम लगा होगा? यहाँ 6-7 किलोमीटर जाम लगा हुआ है। कोई प्रशासन दिख रहा है कि नहीं? कोई प्रशासन रोड पर नहीं लग रहा है। अगले 2 दिनों तक बारिश की वजह से बिहार में मौसम सुहाना बना रहेगा। 8 मई से फिर से भीषण गर्मी और लू का कहर लोगों को झेलना पड़ सकता है। मौसम विभाग ने 48 घंटे के लिए सुपौल, अररिया, कटिहार, किशनगंज, समस्तीपुर, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, बेगूसराय, सहरसा, खगड़िया जिले के लिए अलर्ट जारी कर दिया। इन जिलों में बारिश और ठनका का अलर्ट जारी किया गया और ऐसे में मौसम में बदलाव के बाद लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। में अगले 48 घंटे आंधी तूफान के साथ भारी बारिश को लेकर जहां ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, वहीं 8 मई से हीट वेव को लेकर भी चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग की माने तो आज से पछुआ हवा का प्रवाह लगातार देखने को मिलेगा और इसकी वजह से जो हीट वेव का असर है अगले 2 दिन बाद देखने को मिलेगा। यानी अधिकतम तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच जाएगा और फिर से लोगों को गर्मी सताएगी। फिलहाल अगर 48 घंटे बात करें तो लगभग 15 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें सुपौल, अररिया, किशनगंज, कटिहार, समस्तीपुर, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा
ये जिले शामिल हैं और इन जिलों में अगले 48 घंटे में रुक रुक कर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। वहीं जो हीट वेव का असर होगा वो 8 मई से देखने को मिलेगा और लोगों से पूरी तरह से एहतियात और सावधानी बरतने की अपील की गई है, क्योंकि आज से पछुआ हवा का प्रवाह देखने को मिलेगा और पछुआ हवा की वजह से जो तापमान है उसमें धीरे धीरे आज रात से बढ़ोतरी होगी। फिलहाल जो अधिकतम तापमान है वो 38 डिग्री तक पहुंच गया है, लेकिन तापमान में रात से वृद्धि होने की संभावना है। राजधानी पटना में फिलहाल मौसम सुहाना है और देख सकते हैं कि लोग फिलहाल राहत महसूस कर रहे हैं। गाड़ियों की आवाजाही हो रही है और चिलचिलाती गर्मी के साथ साथ जो एक तरह से हीट वेव का जो असर है पिछले 5 दिनों से नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर से अगले 48 घंटे बाद हीट वेव के साथ साथ भीषण गर्मी का कहर जो है लोगों को झेलना पड़ सकता है। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। तो वहीं गोपालगंज जिले की बात करें तो रात भर हुई बारिश के बाद सुबह से मौसम सुहाना हो गया है। आसमान में बादल छाए हुए और हल्की धूप निकली हुई है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। कई इलाकों में बिजली के तार टूटने की वजह से बिजली सप्लाई बाधित है। मौसम विभाग ने आज बारिश और ठनके को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। बारिश और ठनके से लोगों को सावधान रहने की अपील की गई है। गोपालगंज में रात भर हुई बारिश के बाद आज सुबह से ही मौसम बदला हुआ है और आसमान में आज सुबह में भी हल्के बादल छाए हुए हैं और बारिश के भी आसार जताए गए हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि आज सुबह में 10 बजे तक हल्की बारिश हो सकती है और बारिश के साथ साथ वज्रपात को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि रात में हुई बारिश के बाद से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और लोगों को भी उमस भरी गर्मी से राहत मिली है, लेकिन सुबह से हल्की धूप निकली हुई है और आसमान में हल्के बादल भी छाए हुए हैं। इस वजह से मौसम सुहाना हो गया है और बारिश को लेकर भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक आज सुबह में 10 बजे तक हल्की बारिश हो सकती है और तेज़ हवा के साथ साथ वज्रपात को लेकर भी अंदेशा जताया गया है। तो ऐसे में लोगों से इस मौसम में बारिश होने के दौरान सावधानी बरतने के लिए अपील की गई है। गोविंद कुमार, न्यूज 18 गोपालगंज।